गाइस दिस इज चिराग और आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस की, जिसको हम पोर्ट्स डिजीज या फिर ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पार्ट 2 पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस को कोज कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कोज करता है। ठीक है, एंड जनरली स्प्रेड किससे होता है? ड्रॉपलेट इंफेक्शन से कोज करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टीबी है तो अगर मैं कफ कर रहा हूं या स्नीज कर रहा हूं तो सामने वाले पर्सन को टीबी हो सकता है। तो हमारा प्राइमरी डिफेंस का आ गया, हमारी प्राइमरी डिफेंस को वर्क करना चाहिए। अगर मेरी नोज से फिर माउथ से डीपर एयरवेज में अगर ट्यूबरकुलोसिस इंफेक्शन जा रहा है तो हमारा प्राइमरी डिफेंस का आ गया, क्योंकि हमारा प्राइमरी डिफेंस तो किसी भी बैसिलाई हो गया या फिर कोई वायरस हो गया उसको ही तो प्रिवेंट करता है हमारे डीपर एयरवेज के अंदर जाने से। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल होती है उनके अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम माइकोलिक एसिड बोलते हैं, और जो कि प्रिवेंट करता है म्यूकस को साथ बाइंड करने से। तो इट मेक्स इट वे इन द डीपर एयरवेज। ठीक है, तो जनरली ये जो अफेक्ट करता है वो राइट लंग को अफेक्ट करता है। मतलब जनरली जो रेशियो है वो इतना ज्यादा डिफर नहीं करता, बट ज्यादा ये राइट लंग को अफेक्ट करता है। राइट लंग को ज्यादा अफेक्ट करता है। राइट लंग को अफेक्ट इसलिए करता है बिकॉज इट इज स्लाइटली वर्टिकल, जो कि ब्रोंकस आता है यहाँ से, ब्रोंकाई जो आती है इट इज स्लाइटली वर्टिकल बिकॉज लेफ्ट लंग की थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो इट जनरली अफेक्ट द राइट लंग। एंड अगर मैं लोब्स की बात करूं तो इट जनरली अफेक्ट मिडल लोब एंड लोअर लोब एंड मतलब अपर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लोब को ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर अब इसने अपना वे बना लिया है डीपर एयरवेज के अंदर, लंग्स के अंदर है, तो इट जनरली अफेक्ट द एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ठीक है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस को जब ज्यादा टारगेट करता है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फॉरेन एंटीजन की बात करता हूं, ठीक है, फॉरेन एंटीजन में क्या होता है कि कोई भी अगर बैसिलाई मतलब अगर कोई भी बैसिलाई एल्वियोलर मैक्रोफेजेस के कांटेक्ट में आती है तो वो उसको फेगोसाइटोस कर लेता है। ठीक है, फेगोसाइटोस करता है तो मैक्रोफेजेस के अंदर लाइसोसोम होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यू जो होगा उसको फ्यूज करके बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि इसमें हो रहा है। बट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस मामले में प्रो है। ठीक है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। ऐसा क्यों नहीं होने देता? बिकॉज ऑफ इट्स अगेन सेल वॉल। इनकी इतनी ज्यादा मॉडिफाइड सेल वॉल होती है कि जब भी फेगोसाइटोम जो होगा, जो लाइसोजाइम होगा, वो उसके साथ फ्यूज करने के लिए आता है तो इट सीक्रेट अ पर्टिकुलर प्रोटीन। ठीक है, जब ये प्रोटीन रिलीज करता है तो जो लाइसोसोम है इसके साथ बाइंड नहीं हो पाता एंड यहां पर वो सरवाइव करता है। ठीक है, हमने ये बात की थी पिछले वीडियो में और हमने क्या बोला था आगे कि सर्वाइव के साथ साथ ये प्रोलिफरेट भी करता है, मतलब और ज्यादा डिवाइड करेगा, और ज्यादा माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज बढ़ेगी। एंड माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज जब बढ़ेगी तो उस टाइम पर क्या होता है कि एक प्राइमरी इंफेक्शन जनरेट होता है जिसको हम प्राइमरी टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इससे आगे क्या होता है। तो फिर हम बात कर रहे थे उस बेसिलाई की जो ना सिर्फ सर्वाइव कर रही थी बट डिवाइड भी कर रही थी। किसके अंदर? मैक्रोफेजेस के अंदर। ठीक है, मैंने ये बनाया मैक्रोफेजेस, दिस इज फेगोसाइटोस एंड दिस इज लाइसोसोम, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है बिकॉज मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई secretes a different kind of protein which inhibits the lysosome to fuse with this bacilli। ठीक है, तो लाइसोसोम सर्वाइव नहीं कर रहा था, डिवाइड भी कर रहा था। ठीक है, डिवाइड कर रहा था, इतना ज्यादा डिवाइड किया कि जो फेगोसाइटोस की जो एक कंटेनिंग कैपेसिटी होती है सेल्स की उसको ज्यादा चला गया एंड जो लाइसोसोम था वो रप्चर हो गया। ठीक है, अब सारे सेल्स थे वो किसमें आ जाएंगे? मैक्रोफेजेस के अंदर आ जाएंगे, और मैक्रोफेजेस भी एक टाइम पे क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। एंड जो भी बेसिलाइज थी वो सारी ओपन एयरवेज के अंदर आ जाएंगी। एंड जो कि एक सेल के साथ हुआ था वही बाकी सेल्स के साथ भी होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इन सबको भी सराउंड करना पड़ेगा मैक्रोफेजेस को। ठीक है, मतलब मैक्रोफेजेस को इनको सराउंड करना पड़ेगा एंड फेगोसाइटोस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचो कि इतनी सारी बेसिलाई थी और उसके प्लस में इन्होंने तो डिवाइड किया बट मैक्रोफेजेस तो उतने ही है जितने पहले थे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि फेगोसाइटोस हुए बहुत सारे। इस टाइम पर क्या होता है कि मैक्रोफेजेस की जो काउंट होता है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं जो कि जब हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएगी कि
अब जब मैक्रोफेजेस का काउंट कम होने लगेगा ना, उस टाइम पर अल्टरनेटिव सेल्स जो इम्यून सेल्स होते हैं वो अपना फंक्शन प्ले करेंगे एंड सराउंड करेंगे बैक्टीरिया को, जैसे मैक्रोफेजेस ने कर रखा है, ठीक है। एंड जनरली मोनोसाइट्स, और मैं आपको बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बट अभी के लिए हम इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि सभी के सभी बेसिलाई को मैक्रोफेजेस ने दोबारा क्या कर लिया, सराउंड कर लिया, ठीक है। विच विल फॉर्म द ग्रेन्युलर फॉर्मेशन। अब ये क्या है, ग्रेन्युलर फॉर्मेशन कर देगा, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन कर देगा। एंड टाइम टू टाइम, जैसे टाइम इंक्रीज होगा, इंक्रीज बेसिलाई होती जाएंगी एंड इंक्रीज मैक्रोफेजेस भी होते जाएंगे, बिकॉज उनको सरवाइव करना है, ताकि आगे जाकर कोई भी अगर लंग्स है या फिर कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गन है उसको ज्यादा इंफेक्ट ना कर पाए, इसलिए मैक्रोफेजेस अपने अंदर रखते हैं उस बेसिलाई को, ठीक है। तो इन सभी मैक्रोफेजेस के अंदर क्या है, बेसिलाई है, ठीक है। तो उस टाइम पर जब बाहर आ जाते हैं सारे सारे बैक्टीरिया, तो उस टाइम पर 3 वीक्स ऑफ इंफेक्शन के बाद, 3 वीक ऑफ इंफेक्शन के बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किक्स इन, और उस टाइम पर क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो टी सेल्स के पास जाते हैं, मतलब लिम्फ नोड्स के पास जाते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली रिलीज द टी सेल्स। अब टी सेल्स रिलीज करने से क्या होगा, टी सेल्स विल रिलीज लिम्फोकाइंस which will increase और which will activate the macrophages। इतना समझ आ गया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला, मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूं। मैंने कहा कि मैक्रोफेजेस लिम्फ नोड्स के पास जाएंगे, और वो क्या करेंगे, टी सेल्स का एक्टिवेशन करेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं ताकि आपको आगे से अच्छे समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, ठीक है। तो क्या होगा, बाकी सारे जो लिम्फ नोड्स थे वो टी सेल्स को क्या करेंगे, टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, एंड जो टी सेल्स होंगे वो पूरे जो ग्रेनुलर फॉर्मेशन हो रही थी उसको पूरा सराउंड कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज अब ये जो सेल्स है, ये जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी इंफेक्टेड है ना। तो इस टाइम पे पूरे सेल को, जो ग्रेनुलर फॉर्मेशन थी उस पूरे को सराउंड कर लेंगे। अब पूरे को सराउंड कर लेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट लिम्फोकाइंस सिक्रीट करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, मैक्रोफेजेस एक्टिव होंगे एंड दैट विल किल द टीबी, ठीक है। ये थी आम जिंदगी। अब हम बात करते हैं मेंटल जिंदगी के बारे में। चलो ठीक है, एक चीज और कि जब ये किल टीबी कर रहे हैं वो होता है 90% ऑफ पेशेंट्स के पास, ठीक है। बट रिमेनिंग 10% ऑफ द पेशेंट में दो चीजें होती हैं। अभी मैंने पूरा नहीं बताया आपको। इसमें होता क्या है कि डिफरेंट जब लिम्फोकाइंस हम रिलीज करते हैं तो उस टाइम पर सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस जनरेट होता है, करता है, और इस नेक्रोसिस को हम नाम देते हैं केजियस नेक्रोसिस। इसको हम क्या नाम देते हैं, केजियस नेक्रोसिस क्यों बोलते हैं, केजियस नेक्रोसिस हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, ठीक है। केजियस अपीयरेंस मतलब चीज लाइक अपीयरेंस की वजह से, ठीक। मैंने आपको बताया कि ये क्या कर रहे थे, केजियस नेक्रोसिस कर रहे थे, जो कि एक चीज लाइक अपीयरेंस होता है। बट ऐसा हर बार नहीं होता कि सभी की सभी सेल्स को जो सभी की सभी सेल्स है वो डाई हो जाए और यहां पर ही टीबी का फिनिश हो जाए, यहां पर ही टीबी, ठीक है। बट ये होता है 90% ऑफ द पेशेंट्स में। और बाकी पेशेंट्स में क्या होता है, बाकी पेशेंट्स में जब सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोसिस हो रहा होता है तो उस टाइम पर कुछ सेल्स रिमेनिंग रह जाती हैं और जो कि चली जाती है डोरमेंट स्टेज में। किसमें चली जाती है, डोरमेंट स्टेज में। अब जब वो तभी रिएक्टिवेट होंगी तब ये जो टी सेल्स है उनका एक्टिवेशन कम होगा, जो कि किसमें होता है, HIV या एड्स पेशेंट के अंदर। उन पेशेंट्स में क्या होता है, टी सेल्स का बहुत ज्यादा काउंट कम हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि 20 to 37 टाइम इंक्रीज हो जाता है रिस्क किसका, टीबी पेशेंट का, जब वो इंफेक्टेड होता है HIV से, ठीक है। तो टी सेल्स यहां पर कम थे, यहां पर क्या चीज थी, तो उस टाइम पर ये डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। अगर कोई भी पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुआ या फिर कोई चिल्ड्रन हुआ तो उस टाइम पे रिएक्टिवेट होके इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। जनरली 3 स्टेज होती है, मतलब क्या पता या वो हील हो जाए जो कि 90% ऑफ द पेशेंट्स में हो रहा है, या फिर वो डोरमेंट स्टेज में चला जाए, या वो आगे जाके प्रोग्रेस करे,
ठीक है, अब हम इस बात पे आएंगे, पहले हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि सेंट्रल ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो गया जो कि केसिस नेक्रोसिस कर रहा था। ये जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं गोन फोकस। क्या बोलते हैं हम इसको? गोन फोकस बोलते हैं हम इसको। अब जो मैक्रोफेजेस हैं, वो जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस हैं वो कुछ लिम्फ नोड्स में तो जाएंगे। अब जब वो लिम्फ नोड्स में जाएंगे, एक तो थे यहाँ पे मैक्रोफेजेस जो कि इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस हैं, प्लस में जो लिम्फ नोड्स में जाएंगे वो मैक्रोफेजेस। अब वो क्या करेंगे? हाइडर लिम्फ नोड्स को भी इन्फेक्ट कर देंगे और जो एरिया है उसको तो इन्फेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो मतलब गोन कॉम्प्लेक्स को तो गोन कॉम्प्लेक्स तो पहले ही अफेक्टेड है, प्लस में हाइडर लिम्फ नोड्स जो थे वो और ज्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे, विच विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ गोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि हाइडर लिम्फ नोड जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं ना, तो उस टाइम वो एनलार्ज हो जाते हैं साइज में, और जब वो एनलार्ज हो जाएंगे साइज के अंदर, तो इट विल कॉज द ट्रेकियल कंप्रेशन। बैक टू द गोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोन कॉम्प्लेक्स आगे जाकर फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन हो जाता है उसके अंदर। अब फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो दिस विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यूज। एंड स्कार टिश्यूज अगर फर्दर फाइब्रोसिस हो जाता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं रेंके कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, इतना समझ आ गया? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग 10% ऑफ द पेशेंट की। ठीक है, यहां तक ये फिनिश हो गया, और यहां पर जो टीबी पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम सही है, वहां तक ये फिनिश हो जाएगा। हमें आगे इसके आगे कुछ नहीं करना, टीबी इज फिनिश्ड। बट क्या बात होगी? 10% ऑफ द पेशेंट में कुछ चले जाएंगे डोरमेंट स्टेज में और कुछ चले जाएंगे प्रोग्रेसिव स्टेज में। जो पेशेंट डोरमेंट स्टेज में जाएंगे वो उस टाइम पे रीएक्टिवेट होंगे जब एक पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई भी एक डिसीज से जूझ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्रोग्रेस की, ठीक है, प्रोग्रेस स्टेज कब आती है? प्रोग्रेस स्टेज में क्या होता है? ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन और इंक्रीज हो जाएगा, एंड कैविटीज फॉर्मेशन हो जाएगी। कैविटीज फॉर्मेशन होगी जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है? इन्फेक्टियस होता है। तो उस टाइम पर ये अपर लोब में अपनी जगह बनाता है। अपर लोब में क्यों? अपर लोब में इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है। बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन की होती है, इसका मतलब क्या है? बिकॉज यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजनेशन होता है। आपने सबसे यही सुना होगा, बट ये नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑक्सीजनेशन होता है। ऐसा होता है कि ज्यादा VQ रेशियो होता है। VQ रेशियो का मतलब क्या होता है? VQ रेशियो का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक ब्लड है और एक एयर है, ऑक्सीजन ज्यादा कहां पर होगी? ऑक्सीजन ज्यादा होगी एयर के अंदर। तो ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा जो स्पेस होता है वो हमारा ब्लड में होता है, ब्लड के कांटेक्ट में होता है। बट इन द एपेक्स हमारे पास एयर ज्यादा होती है, जो कि जिसके अंदर ज्यादा फेवरेबल कंपोनेंट्स होते हैं। कैसे? क्योंकि ब्लड होगा तो WBCs होंगे, WBCs होगा तो इट कैन कॉज द सप्रेशन और द रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? मतलब ट्यूबरकुलाई को क्या चाहिए, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को क्या चाहिए कि कम से कम WBCs हो, जो कि एपेक्स में होता है। VQ रेशियो इंक्रीज हो जाता है एपेक्स में, एंड प्लस में लिम्फ नोड्स ज्यादा होते हैं एपेक्स में। अब लिम्फ नोड्स अगर ज्यादा होते हैं इसके अंदर, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई लव्स इन्वेडिंग लिम्फ नोड्स, एंड जितने ज्यादा लिम्फ नोड्स को ये अफेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा उनके स्प्रेड होगा या उतनी ज्यादा उनकी रीच इंक्रीज होगी। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने आपको बताई कि VQ रेशियो इंक्रीज हो जाता है अपेक्स के अंदर। ठीक है, सेकंड इज WBCs, एंड थर्ड मैंने आपको क्या बताया कि लिम्फ नोड्स जो होते हैं ज्यादा होते हैं अपेक्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, कैसे? कि अभी तो हमने बात की कि लंग्स की या फिर अपर लोब की, लोअर लोब की, मिडल लोब की, बट अगर ये इन्फेक्ट करता है प्लूरा को, ठीक है, जो कि 2/3 ऑफ द टीबी पेशेंट्स को होता ही होता है, दैट इज द प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरा में इन्वेड करके प्लूरल इफ्यूजन करना is present in 2/3 of the patient जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से अफेक्टेड है। ठीक है, एंड प्लस में इंक्रीज ट्रेकियल कंप्रेशन।
ठीक है, ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है एंड इससे हमारी रीच बढ़ती है, इससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की रीच बढ़ती है। एंड अगर बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है, अगर मेनिंजेस में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, अगर एडर्नल ग्लैंड में चला जाता है तो हम उसको बोलेंगे एडिसन डिसीज, और अगर स्पाइन में चला जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोर्ट्स डिसीज या फिर ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, तो इसके डिफरेंट एरिया, इसके जो सबसे ज्यादा कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड होता है दैट इज द आर्टीरियल स्प्रेड। ठीक है, आर्टीरियल स्प्रेड में या फिर वेनस स्प्रेड में। आर्टीरियल स्प्रेड मैंने ऐसे क्यों बोला, बिकॉज ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन जब तक इंक्रीज है तब तक डिवाइड होना माइकोबैक्टीरिया का बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, अगर इजी हो जाएगा तो उस टाइम पर इसका स्प्रेड इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो पहले हम बात कर रहे थे कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन लंग्स में कैसे हो रहा है या फिर उसके सराउंडिंग एरिया में कैसे इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि स्पाइन में कैसे इंक्रीज हो रहा है। स्पाइन में सबसे जो कॉमन एरिया या फिर कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है थ्रू हेमेटोजेनस स्प्रेड। हेमेटोजेनस स्प्रेड का मतलब क्या है, थ्रू ब्लड। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे आर्टीरियल स्प्रेड की और उसके बाद हम बात करेंगे वेनस स्प्रेड की कि कैसे वो एनहेंस कर रहे हैं स्प्रेड को। ठीक है, आर्टीरियल स्प्रेड में क्या होगा, एन आर्टीरियल आर्केड इन द सबकॉन्ड्रल रीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब वेस्कुलर सप्लाई जो होती है इस टाइम पर बहुत अच्छी होती है। अगर वेस्कुलर सप्लाई अच्छी होगी तो उस टाइम पे फेवरेबल कंडीशन होगी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की भी। अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो उस टाइम पे वो ज्यादा डिवाइड करेगी और ज्यादा इन्फेक्ट करेगी वर्टिब्रा को। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है, क्या क्या इन्फेक्ट होगा, अपर वर्टिब्रा का लोअर रीजन, लोअर वर्टिब्रा का अपर रीजन प्लस में डिस्क। ऐसा क्यों, बिकॉज एक आर्टरी जो डिराइव हो रही है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हो रही है जो कि दोनों वर्टिब्रा को हाफ हाफ इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये बात की हमने आर्टीरियल की कि ये कैसे इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन जो वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट की हम बात करेंगे तो उस टाइम पे आएगा, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वेनस स्प्रेड की तो सबसे कॉमन जो वेनस स्प्रेड होता है वो होता है थ्रू बेट्सन पैरावर्टिब्रल वेनस स्प्रेड। अब इसमें क्या होता है, इस टाइम पर वेन्स होती हैं वो वेललेस होती है। नॉर्मली जो वेन्स होती हैं, वैसे मुझे इसको ब्लू में डिनोट करना चाहिए, वेन क्या करती है, ऑपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है नहीं रोकती। तो उस टाइम पर जो बेट्सन पैरावर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस होते हैं उनके पास वेन होती नहीं है, वो थ्रू प्रेशर ग्रेडियंट रेगुलेट होता है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट रेगुलेट होगा तो फॉर एग्जांपल अगर इंट्रा एब्डोमिनल या इंट्राथोरेसिक लेवल पर वो मेंटेन किया जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कफ हुआ या स्नीज हुआ तो उस टाइम पर भी ये प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से जो ब्लड का ट्रांसमिशन है वैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वेन्स की तरह ही हमेशा हार्ट लेवल को ही प्रोमोट करेगा। ठीक है, तो थ्रू वेनस स्प्रेड ये क्या नीचे भी जा सकता है, जो इन्फेक्शन है वो ऊपर भी जा सकता है, जो कि और प्रोमोट होता है। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि वेनस में तो कम डिवाइड होना चाहिए क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो मैंने ये मना नहीं की है। इस टाइम पे अगर जो बैक्टीरिया है अगर वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं तो हमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इनको ये पता है कि जितना ज्यादा बैक्टीरिया की रीच होगी वो आगे जाकर जो है फेवरेबल कंडीशन में मिल सकता है, बिकॉज इट कैन इन्फेक्ट द ऑर्गन ऑल्सो ना, ये किडनी में तो जा सकते हैं, ये किसी और ऑर्गन में तो जा सकते हैं। तो इसलिए वेनस के लिए बेट्सन पैरावर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस एंड आर्टीरियल के लिए जो एंटीरियर स्पाइनल पोस्टीरियर स्पाइनल वेसल्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा था, हम सबसे पहले हमने देखा था कि टीबी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि उसके मेन इन्फेक्टिव एजेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा प्राइमरी टीबी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पैथोफिजियोलॉजी पर ध्यान दिया, उसके बाद हमने देखा कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट की। ठीक है, कैसे वो स्पाइन को इन्फेक्ट कर रहा है, वर्टिब्रा को इन्फेक्ट कर रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे बात क्लिनिकल फीचर्स की। हम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में जा रहे हैं और आई होप आपको समझ भी आ रहा हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट की। वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा कि वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट एक ये कि अपर वर्टिब्रा का लोअर रीजन, लोअर वर्टिब्रा का अपर रीजन प्लस में जो डिस्कल इन्वॉल्वमेंट है वो कोई भी स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस का 90% क्लियर करता है। मतलब 90% ऑफ द पेशेंट जो कि जिनको स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस है उनको पैराडिस्कल
पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट होता है। पैराडिस्कल टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट इसको ही बोलते हैं कि अपर वर्टिब्रा का जब लोअर रीजन इन्फेक्ट हो, लोअर वर्टिब्रा का जब अपर रीजन इन्फेक्ट हो और प्लस में जो डिस्क है वो इन्फेक्ट हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैरावर्टिब्रल या पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। ये था पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। एक होता है सेंट्रल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये वर्टिब्रा है, अगर ये वर्टिब्रा है और अगर सेंटर में सबसे ज्यादा अगर इन्फेक्ट हो रहा है, मतलब जो वर्टिब्रा है वो सेंट्रली सबसे ज्यादा इन्फेक्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, जो कि वेनस ट्रांसमिशन जब होता है सबसे ज्यादा कॉमन होता है क्या? सेंट्रल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। और अगर आर्टीरियल स्प्रेड हो रहा है तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है? पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं दो और की, एक होता है एंटीरियर टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, एक होता है पोस्टीरियर टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। मतलब अगर एंटीरियर टाइप को अलोंग विद द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट अगर वो इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं, क्योंकि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो उसके थ्रू भी इंफेक्शन इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो अगर एंटीरियर टाइप में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। अगर पोस्टीरियर मतलब अगर पेडिकल्स जो हो गए लैमाइना को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो होता है पोस्टीरियर टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। तो ये होते हैं चार टाइप के, कौन कौन से? पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, सेकंड हमने बात की कि सेंट्रल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, एक हमने बात की कि एंटीरियर टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट, एक होता है पोस्टीरियर टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट। पोस्टीरियर टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा कम होता है और जो पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है 90% ऑफ द स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। एक और चीज, जब मैं पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट को सबसे ज्यादा कॉमन बोल रहा हूं तो इसलिए ही एंटीरियर वेजिंग सबसे ज्यादा कॉमन होती है। एंटीरियर वेजिंग आपने सुना होगा काइफोसिस में गिब्बस फॉर्मेशन या फिर गिब्बस डिफॉर्मिटी हो जाती है, फिर नक्कल डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो इसलिए होता है बिकॉज जो थोरेसिक जो वर्टिब्रा होता है वो होता है जॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जब इन्फेक्ट करते हैं हम अपर वर्टिब्रा का लोअर रीजन, लोअर वर्टिब्रा का अपर रीजन अलोंग विद द डिस्क, तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये कंप्रेशन हो जाता है। जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो है भी तो जॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी है ना, तो उस टाइम पर कंप्रेशन और इंक्रीज होता है और एंटीरियर वेजिंग इंक्रीज होती है, जिससे गिब्बस फॉर्मेशन या गिब्बस डिफॉर्मिटी या फिर नक्कल डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारा लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर होल लेक्चर, जिसको हम बोलेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे ज्यादा जो सबसे कॉमन होता है वो होता है एक्सियल पेन। एक्सियल स्केलेटल में पेन बहुत ज्यादा होता है इन द पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एक्सियल पेन में जनरली बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब बैक पेन मतलब लोअर वर्टिब्रल जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और बैक पेन इज जनरली एट्रिब्यूटेड टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साथ साथ पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सेकंड जो होता है इज द प्रेशर ड्यू टू एब्सेस। प्रेशर ड्यू टू एब्सेस। एब्सेस क्यों बनता है? बिकॉज अगर मैंने आपको बताया था कि ये वर्टिब्रा और एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व उनको इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बेसिलाई जाते हैं किन किन की भी डेथ भी तो होती होगी, और उन जो बेसिलाई जिनकी डेथ होती है वहां पर क्या हो जाती है? पस फॉर्मेशन। अगर पस फॉर्मेशन हो जाएगी तो आगे जाके एब्सेस हो जाता है। ठीक है, एब्सेस हो जाता है। ठीक है, और थर्ड इज द सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज कोई भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है? सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अगर मैं सेकंड फीचर की बात करूं, ये था एक्सियल पेन। सेकंड इज द नाइट क्राइज। नाइट क्राइज में क्या होता है? जो कि मैंने आपको बताया कि पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म होता है तो वो ड्यूरिंग डे बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। तो यंगर पॉपुलेशन ऐसा तो है नहीं कि अगर टीबी हो गया तो वो बिल्कुल घर ही बैठ जाएंगे। तो ड्यूरिंग डे ना बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, तो मसल स्पाज्म भी अपनी पीक पे होता है। ठीक है, इन द इवनिंग, इन द नाइट जब वो रेस्ट करते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा? देखो मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, एक बार ध्यान से देखना।
ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ कि मसल स्पैज्म रिलीज हुआ, तो उस टाइम पे जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थी, जो कि इन्फ्लेम्ड सरफेस थे, वो कांटेक्ट में आएंगे। अगर वो कांटेक्ट में आएंगे तो पेन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं नाइट क्राइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्लिनिकल फीचर की, जिसको हम बोलते हैं ट्राइपोड इंस्टेबिलिटी। ट्राइपोड इंस्टेबिलिटी या फिर ट्राइपोड पोजीशन। ठीक है, जनरली जब हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो सर्वाइकल ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज्यादा कॉमन होता है। सर्वाइकल ट्यूबरक्लोसिस सबसे ज्यादा कॉमन होता है, तो उस टाइम पर जो मसल जो सर्वाइकल रीजन में होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। इतनी ज्यादा वीक होती है कि जो पेशेंट है उनको अपने हैंड का सपोर्ट लेना पड़ता है ताकि वो अपना विजन है वो सामने रख सके। मतलब आप जब कोई भी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट या फिर सर्वाइकल टीबी के पेशेंट को मिलोगे, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है, उनके अंदर मसल वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि उनको अपने हैंड का सपोर्ट लेना पड़ता है ताकि वो विजन को सामने रख पाए, बिकॉज इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं होती उनकी मसल के अंदर। ठीक है, तो ट्राइपोड पोजीशन होती है किनके अंदर? इन द पेशेंट विच आर इन्फेक्टेड फ्रॉम द स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्राइपोड पोजीशन। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो इवनिंग रेज इन टेम्परेचर। इवनिंग रेज इन टेम्परेचर। अब इवनिंग रेज इन टेम्परेचर का एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और अब मैं चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। इवनिंग रेज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द नॉर्मल डाययूरिनल वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड कोर्टिसोल लेवल। तो जनरली जब हम टीबी के पेशेंट से मिलते हैं ना, तो उस टाइम पर उनका साइटोकाइनिन लेवल जो होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलता है। ठीक है, साइटोकाइनिन जो लेवल होता है ना, जनरली साइटोकाइनिन में भी इंटरल्यूकिन 1 जो होता है उनका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो साइटोकाइनिन जो होते हैं ना, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेज करने का काम करते हैं। मतलब नेचुरल कैपेबिलिटी होती है इनकी कि रेज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे क्या होता है कि जो कोर्टिसोल लेवल होता है ना, वो चेक में रखता है कि ज्यादा बॉडी टेम्परेचर रेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल जो हम बात करते हैं कोर्टिसोल लेवल डे में इंक्रीज रहता है। अब कोर्टिसोल लेवल डे में इंक्रीज क्यों रहता है? कोर्टिसोल लेवल डे में इंक्रीज इसलिए रहता है बिकॉज जब हम मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी, क्योंकि जनरल मैंने क्या बोला कि यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा अफेक्ट करता है, तो जो ड्यू टू वर्क बर्डन इस टाइम पर मतलब वर्क का बहुत ज्यादा लोड रहता है ना, अगर वर्क का बहुत ज्यादा लोड रहेगा तो उस टाइम पे कोर्टिसोल लेवल जनरली भी डे में बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता है। बट इन द इवनिंग जब एक पेशेंट अपना काम करके जब घर पे आता है या फिर नॉर्मल भी इवनिंग जब होती है, तो उस टाइम पर जनरली कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता है। अब कोर्टिसोल लेवल अगर कम होगा तो उस टाइम पर देयर इज नो वन टू चेक और लिमिट द एक्सटेंट या फिर एनहेंसमेंट ऑफ द साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन का अगर कोई लेवल चेक करने के लिए नहीं है तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इंक्रीज हो जाएगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट इज द नाइट स्वेट। ठीक है, नाइट स्वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, और ये सब चीजें होती हैं एक चीज की वजह से। और इन सब को याद रखने के लिए आपको एक चीज याद भी रहनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि मोनोसाइट्स वर्क एज एन माइग्रेटरी मैक्रोफेजेस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। मैंने आपको बताया था ना कि उस टाइम पे मैक्रोफेजेस का कंटेंट जो काउंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होने लगता है, तो इसलिए जो फर्दर इम्यून सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एज एन माइग्रेटरी मैक्रोफेजेस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलाई। ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे कॉमन कौन से होते हैं? मोनोसाइट्स होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। तो मोनोसाइट्स आर द सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। अगर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनके पास एक नेचुरल कैपेबिलिटी होती है टू इंक्रीज द नाइट क्राइज, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस। ठीक है, ये तीनों चीजें कौन कराता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? मोनोसाइट्स की एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो फिर सिक्स्थ इज द काइफोसिस। मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर वेजिंग कंप्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज पैराडिस्कल टाइप ऑफ वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा कॉमन होता है, एंड उस टाइम पे एंटीरियर वेजिंग हो जाता है। एंटीरियर वेजिंग होगा तो उस टाइम पर काइफोसिस सबसे ज्यादा कॉमन होता है बिकॉज थोरेसिक वर्टिब्रा जॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। अगर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है तो उस टाइम पे जो कंप्रेसिव फोर्स है वो इंक्रीज होंगे। अगर कंप्रेसिव फोर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा? ज्यादा कंप्रेशन होगा तो वर्टिब्रल फ्रैक्चर इंक्रीज मतलब जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और वर्टिब्रल फ्रैक्चर के चांसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा?
उस टाइम पर क्या होगा, एक नक्कल फॉर्मेशन हो जाती है। अगर एक वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको दोबारा बोल देता हूं, यहाँ पे लिखने की कोई जगह नहीं है, तो अगर एक वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम बोलते हैं नक्कल डिफॉर्मिटी। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पैराडिस्कल टाइप ऑफ जो वर्टिब्रल इन्वॉल्वमेंट बोला था उसको हम बोलते हैं गिब्बस फॉर्मेटिव, बिकॉज 2 वर्टिब्रा इन्वॉल्वमेंट है। अगर पूरी स्पाइन इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम बोलते हैं राउंड काइफोसिस, ठीक है। एंड सेवंथ पॉइंट इज द पैरावर्टिब्रल एब्सेस। कोल्ड एब्सेस होती है। कोल्ड एब्सेस को क्यों बोलते हैं? पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग हो जाती है, पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग हो जाती है, जिसका मतलब क्या है कि कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। कोल्ड एब्सेस क्यों बोल रहे हैं हम इसको? एब्सेस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था, कोल्ड एब्सेस वो एब्सेस होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो इट इज नोन एज कोल्ड एब्सेस। तो जो इन द पेशेंट विद द स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस आपको हमेशा कोल्ड एब्सेस मिलेगी, जो कि विच इज द एब्सेंट ऑफ एनी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मैंने आपको सभी बताए, पैथोफिजियोलॉजी बताई मैंने आपको, एंड इससे पिछली वीडियो में हम जो एपिडर्मियोलॉजी एंड प्राइमरी टीबी कर ही चुके हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी वो वीडियो। थैंक यू।